News 24. Think first. तीसरा मुद्दा क्या है वो भी सुन लीजिए। मोदी के अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मोदी मोदी राग क्यों अलाप रहे हैं? आप इसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बना रहे हैं। आप मोदी का नाम लेते हैं लेकिन अपना चेहरा बताते नहीं हैं। देखिए साहब, हमारा चेहरा होता है आंदोलन में नजर आ रहा, और यही हमारी शिकायत है मीडिया से। कल के दिन 9 अगस्त को तकरीबन हमारे देश के अंदर 60 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार दिए 404 जिलों में। एक खबर नहीं, कहीं पर आपकी आती भी नहीं ये खबर। अब यही है दुर्गति हमारे मुल्क के अंदर। हमारे पास सवाल ये है कि और ये जेल भरो की आंदोलन हुआ किस पे? किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी देश की अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, तो देश की हालत क्या है समझ लीजिए आप। अगर ये है हालत, तो उसको सुधारने के लिए जो मांगे हैं इन सवालों पे होती है। पर आप मोदी मोदी करके मोदी को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। क्या आप ये बात नहीं मानेंगे? वो अभी सबसे करिश्माई नेता हैं देश में। यार किसान ये बात मानेंगे? किसान आत्महत्या कर रहा है, एक बार, सिर्फ एक बार की कर्ज माफी करो। पार्लियामेंट में 3 साल में हमें घोषणा किया कि 4 लाख करोड़ रुपए जो बड़े बड़े पूंजीपति एनपीए बनाकर बैंकों से उठा के ले गए, उनकी माफी हो गई, लेकिन किसान के लिए नहीं करोगे आप। तो सवाल यहां पे मोदी नहीं है, यहां पे सवाल है मुद्दा। आप अगर धनी लोगों को लूट कर बैंकों को विदेश चले जाएं, कुछ नहीं कर सकते हो आप, और यहां पर जो अपना किसान है उसको मरवा रहे हो, उसके पास और कोई चारा नहीं है आत्महत्या के अलावा। अब इसको सुधारना है या नहीं, ये मुद्दा हम पूछते हैं सब नागरिकों से। कहीं दिल में छुपता नहीं ये बात, कहीं पर छुपता नहीं। जो आज चावल आप खाए हो, उसका उत्पादन जो किया है वो जाकर अपना जान दे रहा है, क्योंकि कर्जे में डूबकर, और लाखों करोड़ों रुपए जो कर्जा लेकर बैंकों के अंदर से जो ये अपना और बात आपका आप 4 पैसा साल से समझा रहे हैं सीताराम, पर 19 राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है। अरे वो उपचुनावों की बात छोड़ दें, जो असल चुनाव है उनमें जीत अरे इनमें से दर्ज करते हैं। इनमें से 4 वो है जहां पर चुनाव हारे लेकिन सरकार बनाए वो भी तो है। ये फिर उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में घुस रहे हैं आप। मोटी बात तो ये है कि वो जीत में पलड़ा उनका भारी है। अरे भाई देखिए, ये सवाल चुनाव के अंदर भी क्या, आप चुनाव के आपके इलेक्शन का ही प्रक्रिया ले लो, हम उसके अंदर भी कई सारे अब सुधारों के साथ। अब पैसे का प्रभाव, अब हमारे जैसे पार्टियां चुनाव के मैदान में आ ही नहीं सकते। एक बात बताऊं आपको भी, इसमें दिलचस्पी लगे। आजकल पिछले चुनाव के कैंपेन में जब गए थे, तो अपने नॉर्थ इंडिया के स्टेटों में एक जनाब ने हमसे पूछा, कॉमरेड जी ये बताइए कि चुनाव अपने देश में 5 साल में एक बार क्यों होते हैं? मैं बोला क्यों भाई? नहीं, हर साल होना चाहिए। मैं बोला क्यों हर साल? कहता यही तो टाइम है जब हमें मांगने कुछ, हमें देने कुछ लोग आते हैं, हमें पैसे मिलते हैं, और ये एक धंधा हो गया। अब वोटों में पहले हम लोग वॉलंटियर बन के देते थे आपका वोटर स्लिप मैनिफेस्टो के साथ कैंडिडेट का। अब उसी के साथ जितने वोटर है आपके घर में उतने नोट। अब इसका किस वजह से चुनाव जीत रहा, किस वजह से चुनाव हार रहा, इसके बारे में अब बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। एक और सवाल पूछना चाहेंगे, रमन है मेरे सहयोगी। सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार आपने 2004 का भी जिक्र किया कि उस वक्त मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में कोई नहीं देख रहे थे। वाजपेयी के मुकाबले समूचा जो विपक्ष है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा था। सवाल है कि 2014 में नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी शख्सियत कैसे बन गए कि बीजेपी को 2/3 बहुमत भी मिलती है, और 5 साल तक सरकार चलाने के बाद, जैसा कि संदीप ने कहा कि 19 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो वो जादू नरेंद्र मोदी का अभी तक कैसे बरकरार है? और आगे आने वाले समय में 2019 की बात लगातार सभी राजनीतिक दल से लेकर मीडिया भी पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले ऐसा कोई कद नहीं है जिसपे जनता का भरोसा हो, या जो रुझान सामने आ रहे हैं, चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जनता में इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं है जो आपकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सीता। देखिए साहब, ये गुस्सा है कि नहीं वो जनता के बीच में जाने से पता चलेगा ना। वो भी तो जरूरी है। और वहीं पर खैर अब मेरे शिकायतों को छोड़िएगा कि वो सब दिखाया नहीं जाता या उसके बारे में बोला नहीं जाता मीडिया के अंदर भी।
लेकिन सवाल यहाँ पर जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ कि कौन है उसके मुकाबले में, ये सवाल हर बार चुनाव में आता है। जब वाजपेयी साहब की बात हो या किसी और की भी बात हो, पहले ये चर्चा हो चुकी है, तो हर बार यही हुआ है कि ये गठबंधन जो बनती है चुनाव के बाद, वो बनती है। चुनाव से पहले जो होते हैं वो होते हैं हर प्रदेश में अपने अपने अरेंजमेंट। ये मौका परस्त गठबंधन है, बिल्कुल मजबूरी का गठबंधन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वरना आप एक कॉमन एजेंडा अरे बनाइए, देश के एक- सामने एजेंडा पेश कीजिए एक- कि विपक्षी दल ये एजेंडा लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। ये हर संदीप ये बताइए, तृणमूल कांग्रेस का क्या है तमिलनाडु के अंदर असर, या आपका डीएमके का क्या है असर यूपी के अंदर? अरे देश को भी तो समझो आप, ये कोई डिबेटिंग सोसाइटी थोड़ी है कि आप यूपी के अंदर अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी, वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट इकट्ठा होती है तो वो बनता है फोर्स। आज बिहार में आप ही के कौन है वहां पर मेजर फोर्स? तो ये हर स्टेट पर ये हर बार यही हुआ, हर बार यही होता। बीजेपी भी यही करती है, उनके भी 40 सहयोगी पार्टियां हैं। आप याद फेडरल रखिए आप। फ्रंट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, गैर भाजपा गैर कांग्रेस विपक्षी गठबंधन, या गैर भाजपा गठबंधन होना चाहिए विपक्ष? देखिए, हमने इस बार हमारे पार्टी के सम्मेलन में तय किया कि हमारी चुनावी गतिविधियां ऐसी होगी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि भाजपा विरोधी वोटों के अंदर बंटवारा ना हो। इसके अंदर कोई मौका परस्ती नहीं है। मकसद साफ है, ये है कि ये 4 चुनौतियां हैं ये सरकार जो पेश की है हमारे देश और जनता के सामने। एक है इस आर्थिक नीतियों की, जिसके चलते हुए रोजमर्रा जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। दूसरा है ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। तीसरा है हमारे पूरे संस्थाओं के ऊपर जो हमला हो रहा है, पार्लियामेंट से लेकर आपके सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, सब संस्थाओं में, अब सीबीआई कैसे नियुक्ति होती है, इन सब के ऊपर जो हमला हो रही है मीडिया सहित। और चौथा है कि दुनिया के अंदर अपनी छवि क्या बन रही है, कि आज एक नया इक्वेशन जो बन रहा है कि आज एक दुमचल्लू बन गए हम अमेरिका के, और उसके चलते हुए जो अस्तित्व जो होता था भारत का दुनिया में, वो जो है आज एक जूनियर पार्टनर के रूप में उतार के लिए। एक और सवाल ले लेते हैं, आप सब छोटा सवाल पूछिए। सर, पिछले इलेक्शन में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, और आज ये कहा जा रहा है कि राफेल एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जो राफेल डील 500 में हुई थी, अब 1600 में होने जा रही है, तो उसका एक सीक्रेट साइन किया गया है। तो क्या ऐसा पार्लियामेंट को भी दूर रखा जा सकता है, ऐसी डील को जिसमें पब्लिक को या पार्लियामेंट को ना बताया जाए? इसमें क्या ऐसी सीक्रेसी है? नहीं, ये कल पार्लियामेंट के अंदर इसकी कोशिश हुई थी उठाकर, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग उठी, सरकार ने माना नहीं। अब ये मुद्दा बनेगा। वैसे ही शुरू हुआ था बोफोर्स का सवाल भी, पार्लियामेंट के अंदर एक जेपीसी की मांग को टुकराने से उस समय राजीव गांधी के खिलाफ ये बोफोर्स का पूरा अभियान देश भर में चढ़ा। अब वही होने वाला है राफेल के सवाल पर। घोटाला बहुत बड़ा है, और ये बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इस सरकार आने के बाद कोई मिडिलमैन नहीं है। आजकल मिडिलमैन की आजकल जरूरत नहीं है, सरकार खुद मिडिलमैन बन गई। आज सरकार ही मिडिलमैन है, और उसके चलते हुए ये घोटाले पर जो हो सरकार रहे हैं। आपकी बातें नहीं मान रही है, आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे? या ये चुनावी मुद्दा है दरअसल, बस और आगे, कुछ नहीं? आगे जाएंगे लोगों के बीच में इस सवाल को लेकर। बोफोर्स के समय भी यही सवाल आया था, याद करिए आप। वीपी बोला- सिंह स्लिप लेकर घूमते थे, नाम नहीं बताते थे। नहीं, स्लिप में कुछ होता भी था कि नहीं, जेब में वो भी वापस अलग, रख लेते थे। लेकिन याद है आप अपने पहले वाली पीढ़ी के जर्नलिस्ट को उन्होंने यही सवाल पूछा, बोफोर्स गांव में कौन जानता है, बोफोर्स का मतलब क्या है, किसी ने सुना बोफोर्स का नाम? तो वो कुछ पत्रकारों को ले गए, वो गाड़ियों में गए गांव के अंदर, सामने जाके उनसे पूछा बोफोर्स सुना? तो इमीडिएटली आवाज उठ गई, गली गली में चोर है, मतलब वो वाली बात है, वो नारे उठे। तो तो यू ये ना वांट समझिए, टू वांट टू रिपीट 1989 इन 2019? Like 1989, it will become an issue. That's what I'm saying. जनरल जैनी है हमारे साथ। जनरल जैनी सवाल। आई एम जनरल जैनी, आपको जय हिंद। जय हिंद साहब। मेरा सर एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप रियलिटी देखें, असलियत देखें, वास्तविकता देखें, तो लेफ्ट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस सिंस इंडिपेंडेंस। ग्रेजुअली आप देखें कि जहां कहीं भी आपका बोलबाला था, 40 years in Bengal, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। Now you have lost Tripura also. You are practically, and I am sorry to say that,
non-existent in this country. तो क्या समय नहीं आ गया है कि लेफ्ट को या तो अपनी आइडियोलॉजी अभी बदली करनी चाहिए और या फिर किसी के साथ मिलकर आप अपनी जो आइडियोलॉजिकल इतने फर्म हार्ड स्टैंड्स हैं जो आपको कहीं रास्ते पर नहीं लेके गई है, उसका बदलाव आ गया है सर। देखिए साहब, आपने जल साहब पहले जय हिंद से शुरू किया आपने, तो मैं उसी जय हिंद की भावना से आपको सवाल का जवाब दूं। पहले बातें जो कह दी आपने, ज्यादा स्वीपिंग जनरलाइजेशन कह दिया कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं होता तो वोट क्यों डालते लोग? वो भी तो बात है ना। अब खैर उस सवालों पे मैं नहीं जा रहा हूं। लेफ्ट को अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर जाए तो लेफ्ट लेफ्ट नहीं रहेगी। सवाल लेफ्ट किस लिए है? लेफ्ट एक आइडियोलॉजी की वजह से। अब वो आइडियोलॉजी के चलते हुए फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सवाल है। मैं आपको यही बताऊं, आपके जो बुनियादी स्तंभ है आपके संविधान के, उसके अंदर है सामाजिक न्याय, उसके अंदर है संघवाद, फेडरलिज्म, उसके अंदर है आर्थिक आत्मनिर्भरता, और उसके अंदर है आपकी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र। ये 4 स्तंभ है। इन 4 स्तंभों के आधार पर आप देखिएगा लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है। वही मैं पहले भी राजेश साहब को कह रहा था, चुनावी आंकड़े पर नहीं। दरअसल जनरल जैनी जो कह रहे थे, समय के साथ बदलना पड़ता है, वक्त बदलता है। आज भी आपकी गूंज, आपने बीच में जब विश्लेषण कर रहे थे, एंटी अमेरिकनिज्म, ये वर्ल्ड इट्स बिकम अ ग्लोबल विलेज। आजकल एक एस्पिरेशनल वर्ल्ड है, दुनिया जाना चाहती है इधर उधर। आप अभी भी एक सेक्लूडेड, एक अपने आइलैंड पर और टर्की वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। ये ग्लोबल विलेज और एंटी अमेरिकनिज्म में क्या है कॉन्ट्रडिक्शन? मैं आपसे यही कह रहा हूं, आज जाइए आप लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला में जाओ, पैलेस्टीन में जाओ, वहां पे जो 60 लोगों को मार दिया कुछ दिन पहले। ट्रैक्शन खत्म हो रही है यूथ में। पहले कितना काडर होता था लेफ्ट का। आप तो स्टूडेंट डेज से लेफ्ट से जुड़े हैं, आप बड़े नेता थे जेएनयू में। जेएनयू का तो खैर अभी मैं चर्चा में लेकर आगे आता हूं, जेएनयू को भी। स्टूडेंट्स में वो ट्रैक्शन नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है लेफ्ट को लेकर, लेफ्ट आइडियोलॉजी को लेकर। देखिए, स्टूडेंट्स के अंदर अट्रैक्शन नहीं है कहना भी गलत है। अभी भी आप जो भी कह लीजिए, जेएनयू में अंदर किसके अंदर जो थोड़े रोमांटिक हैं, बस वो थोड़े से अट्रैक्टेड है। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा, रोमांटिसिज्म में थोड़ी लेफ्ट अच्छी लगती है। जब मदर अर्थ पे आते हो तो आदमी बदल जाता है। ये तो आपने तो वही पुरानी बात है, पुरानी बात वही कह दी ना। when you are young, if you are not a leftist, then you are not a human being. When you grow up, when you don't leave leftism, then you are not a human being. So अब आप मेरे को जो भी कह लीजिए, ह्यूमन बीइंग हूँ या नहीं, but even after 40 I have not left and I don't intend to leave. सवाल इसके अंदर इसलिए है कि सवाल, अब देखिए आप कह रहे हो परिस्थितियों के अनुसार बदलना। सब मेरी 1 मिनट दीजिए। मार्क्सवाद का मतलब क्या है? ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण। अब परिस्थितियां जब बदलती है, आपकी विश्लेषण नहीं बदलता है, मेरे हिसाब से मार्क्सिस्ट नहीं हो आप। ये मेरा आपके घर में है बहुत से लोग बदलने को तैयार नहीं। अरे बदलाव क्यों नहीं आ रही तो सही बदलाव। आप ही ने खुद बताया, शुरुआत वहीं से की थी आपने, कि पहले जो होता था हमारा कट्टर लाइन, और आज के अंदर जो बदलाव आई, तो अब आ रही है। बदलाव तो आएगी, बदलाव आएगी। बिना बदलाव के मार्क्सवाद जिंदा नहीं रह सकता। अगर नहीं करेंगे तो हम ही है दोषी। मेरे सहयोगी वेद हैं। वेद किधर है? सोशल मीडिया से जो सवाल उठ रहे हैं, वेद वो सवाल पूछिए। सोशल मीडिया पे भी हम लगातार फेसबुक पे और ट्विटर पे हम लगातार लाइव हैं। वहां से हमारे दर्शकों ने सवाल किया है। पहला सवाल है सर, बंगाल के जो निकाय चुनाव हैं, वहां पे अगर लेफ्ट कार्यकर्ता पे कोई हमला हो जाता है तो आप उसका पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन केरल में जब आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है तो उसके बाद आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? कोई नहीं करता था। हम कह रहे हैं आरएसएस को आज भी 3 बार कोशिश किया उनके साथ। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी पार्टी सचिव ने कहा कि आइए बैठिए, यहां पर बैठकर यहां पर इस तनाव को रोकिए। वही रास्ता है। अगर इस तनाव को रोकने का एक बार शुरू हो जाता साइकिल ये वायलेंस का, उसका रुकावट जो है ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप्स के बीच में एक समझ के आधार पर आ सकता है। 3 बार मुकर गए, आए नहीं। तो उल्टा, जैसे मैं बोल रहा था, चोर कोतवाल को डांट रहा है, वो आए नहीं। क्यों नहीं आ रहे बताइए?
और ठीक है। दूसरा सवाल नाम दूसरा- लेकर जो दर्शक है हमारे विपुल गोस्वामी का दूसरा सवाल है कि आपकी दृष्टि में वर्तमान जो सरकार है उसकी भ्रष्टाचार में कितनी लिप्तता है? कितनी कितनी लिप्त है भ्रष्टाचार में? भ्रष्टाचार में कितनी इन्वॉल्व है? काफी, बहुत कुछ। जो मैं कह रहा था कि भाई मिडिलमैन नहीं है आजकल, सरकार ही है मिडिलमैन। अब किसमें नहीं है भ्रष्टाचार? अब आप नोटबंदी कर दी, बहुत बता दिया कि भाई भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे हम नोटबंदी से। अब हुआ क्या? पहले 1,000 रुपए में काम हो जाता था, अब 2,000 रुपए देनी पड़ती है। ये है मतलब, अगर इसमें इन ए नटशल मैं कहूँ तो भ्रष्टाचार के अंदर ना भ्रष्टाचार की बढ़ रही है, भ्रष्टाचार के अंदर ये सरकार बहुत ही टीवी है। कितने आखिरी सवाल सीता, आपके अल्मा माटर से जुड़ा हुआ, जेएनयू से जुड़ा हुआ। जेएनयू बड़ा विवादों में रहा, देश के टुकड़े होंगे हजार, वीडियो फर्स्ट है, वो जानकारी भी ढंग से सामने नहीं आई, पर स्टूडेंट्स ने भी जिस तरह के बयान दिए, उन्होंने आग में घी डालने का काम भी किया। इफ आई गिव अ फेयर एनालिसिस, आपको क्या महसूस होता है जब आप अपने पुराने इंस्टीट्यूट, जहां आपने दरअसल अडल्टहुड में कदम रखे और अपनी सोच बनाई, उसको जिस तरह से प्रदर्शित किया गया है पिछले साल 2 साल में? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गलत प्रदर्शन किया गया। क्योंकि देखिए, अगर आपके विचारधाराओं के बीच में टकराव हो सकती है, ख्याल अलग अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिस विचार के साथ मैं सहमति नहीं रखता हूं उसको पनपने ही नहीं देना। पर वो विचार भारत विरोधी हो तो? भारत विरोधी विचार अगर इजहार किया जाए उनका, भाई पहले ये एक प्रचार किया गया भारत विरोधी, यही तो केस गया था कोर्टों में, और कोर्टों में केस जाने के बाद वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फाइन लगाया वो भी कोर्ट ने कहा कि गलत है, वो फाइन वापस लो। ये कोर्ट कचहरी क्या, इसी संविधान के आधार पर तो चलते हैं वो। अब एक तरफ से जेएनयू की छवि को बट्टा लगा पूरे प्रकरण में, व्यर्था लगा, क्योंकि उसके ऊपर हमला हो रहा है ना सिर्फ जेएनयू, पूरे उच्चतम शिक्षा के संस्थाओं पर। आप देखिए पूरे के पूरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये हमला हो क्यों रहा, और इसको जरा समझिएगा गहराई से। मैं समझता हूँ ये हर भारतीय के लिए ये जरूरी है इस बात को समझना कि आगे किस तरीके से हम बढ़ने वाले हैं ये मुल्क। अगर हमारे देश के अंदर शिक्षा का अगर उद्देश्य सिर्फ ये हो कि पौराणिक कथाओं के आधार पर देश के इतिहास की रचना करें आप, और कहे यही है इतिहास, यानी स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री को बना दीजिए स्टडी ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडियन फिलॉसफी को बना दीजिए स्टडी ऑफ इंडियन थियोलॉजी। पर राइट विंग वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट विंग का इतने सालों तक कब्जा रहा, एक ही तरह का इतिहास पढ़ाया गया है देश में, तो अब बैलेंस हो रहा है। क्या बैलेंस हो रहा है? बताइए, वो इतिहास जो पढ़ाया गया उसमें गलत क्या है? बताइए, ठोस रूप से बोलिए एक बात, क्या है गलत उसमें? नहीं, इस पर 1 घंटा और लग जाएगा चर्चा में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पहले एकेडमिक्स पर लेफ्ट का दबाव था, अब वो राइट पर आ रहा है। द शू इज ऑन द अदर फुट। नो, अरे यू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। नो, क्या ये गलत है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की? गलत है? कहते नहीं सर ये लेफ्ट का हिस्ट्री है, इसको बदलना है। क्या मतलब है? अब ये हिस्ट्री जो भी है, हिस्ट्री हिस्टोरिकल फैक्ट से एस्टैब्लिश होता है। अब उसको आप बदलना चाहते हो और कहोगे लेफ्ट का कब्जा था अब राइट का होगा जी। अरे राइट का हो लेफ्ट का हो, तथ्य तो तथ्य है, उसको तो आप पढ़ने दो, लोगों को असलियत को तो बाहर निकालने दो। अब ये सवाल पूछो भाई, बड़े बौखला जाते हैं वो लोग सब। ये बताइए कि बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ कला, ये सब आपको केव्स में क्यों मिलते साहब? अजंता एलोरा गुहा में क्यों है? बताइए। अरे उनको मार मार के आपके समाज से बाहर कर दिया आपने, और उसके बाद बिना चारा के भारत को, आपके पास माइक नहीं है, भारत के सरहद से बाहर श्रीलंका जाइए, तालिबान ने जो बर्बाद किया वहां पर, उससे पहले आपके अफगानिस्तान में जाइए, तिब्बत में जाइए, चाइना में जाइए,
नीचों को सब सरहद के पास जितने भी देश है उन सब में पर रेनिंग अलग-अलग रेनिंग देखिए, रिलीजन देखिए, बुद्धिज्म है। सीता तो जहाँ पे इसमें- पैदा हुआ यहाँ से क्या यहाँ से यहाँ पे क्यों नहीं है? नहीं नहीं, अलग अलग विचारधारा की बात सुनोगे, अलग अलग नहीं नहीं व्याख्यान मिलते नहीं, हैं, इसलिए मैं- आप मैं- ये बात मानेंगे। एक ही बात कर रहा हूँ, ये सवाल है ना, इस सवाल का आंसर तो खोजना है। तो ऐसे में आखिरी सवाल, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। मैं आखिरी सवाल, विपक्ष का जो गठबंधन है, फेडरल होता है, गैर भाजपा गैर कांग्रेस या गैर भाजपा होता है, वो आपके विचार से आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं, 2019 के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही बनेगा या उससे पहले बनना चाहिए? आपकी निजी राय। देखिए, पहले बनना चाहिए और बनेगा। हर प्रांतों में अपने अपने गठबंधन इसी उद्देश्य के साथ। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, यूपी में एसपी बीएसपी कांग्रेस लेफ्ट और बाकी जब आपके एसपी बीएसपी कांग्रेस आ जाएगी यूपी में, और अजय सिंह साहब की वो जो पार्टी आरएलडी, वो आई मीन ये जिस तरीके से बिहार में अलग, महाराष्ट्र में आपके तो शतरफ बनाम मोदी होगा लड़ाई। जो रीजनल शतरफ हैं, शतरफ बनाम मोदी नहीं होगी 2019 की लड़ाई। ये लड़ाई होगा कि भारत वर्सेस मोदी। भारत वर्सेस मोदी। बेबाक राय हमसे साझा करने के लिए सीताराम येचुरी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। ये थे सीताराम येचुरी, सीपीएम के महासचिव। 2019 तक क्या कुछ होगा भारतीय राजनीति में, खास वाम खेमे में, हमसे अपनी राय साझा करते हुए। इस सत्र में बस इतना ही, लेकिन आप न्यूज़ 24 देखते रहिए।